पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, इसे हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो ये मेटल जो है वो एज अ एसिड काम कर रहा है, इसके पास में जो चार्ज है वो M+ है, ठीक है ना, N, और साथ में हमारे पास में है लिगेंड। तो ये जो मेटल है इस पर जो पॉजिटिव साइन है, इसकी जगह अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन आयन और इंसर्ट कर दें या कोई एसिड या बेस इसमें हम मिला दें इस सब्सटेंस में, तो क्या होगा, इनके बीच में एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जो मेटल आयंस हैं और जो हमारे पास में प्रोटॉन आयंस हैं, इसमें एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि लिगेंड के साथ में कौन जुड़े। ये जो मेटल आयन है ये जुड़े या H+ आयन है ये जुड़े, इन दोनों का कंपटीशन इस L के साथ में जुड़ने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हम एसिड या बेस जो हम काम में लेंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो लेंगे वीक एसिड या बेस, ठीक है। और इस मेथड से जब हम क्या निकालते हैं, फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो उसे हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड बोलेंगे। क्योंकि ये जो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हम पोटेंशियोमीटर से निकालते हैं। इसे हम किससे निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर। अभी जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या है, ये एक्चुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा इस चीज का, पीएच मीटर का नाम सुना है आप लोगों ने? हेलो, पीएच मीटर जानते हो बेटा? यस सर। ओके। और आप लोग ये भी जानते हो कि ये जो पीएच है ये होता क्या है? पीएच के बारे में जानते हो, व्हाट इज पीएच? सर धारा मापी। अरे धारा मापी कोई पीएच थोड़े ना होती है। अब इसका ट्रांसलेशन थोड़ा ना पूछा था मैंने। पीएच मीटर का मतलब होता है कि अगर आप H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मेजर करना चाहते हो कि उसमें कितने प्रोटॉन आयन प्रेजेंट हैं या H+ आयन प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक स्केल हमने लिया जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है ना। वो पीएच स्केल हमने लिया और उस पीएच स्केल को हमने 0 से लेकर के और 14 तक कैलिपर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। और हमने कहा कि अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल नेचर का होता है कि उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज बराबर क्वांटिटी में होती है, इसीलिए वो हो जाता है उदासी, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। लेकिन अगर इस 7 से कम अगर हम चलें 0 की तरफ तो वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वहां पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वो एसिड हो जाता है। और यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ पर ये जो सब्सटेंसेस जो 7 से 14 के बीच में होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो ये जो पीएच है इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है माइनस लॉग और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये जो माइनस साइन है वही ये बता रहा है कि देखो यहाँ 7 से कम है तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो कम होनी चाहिए जब हम 7 से कम चल रहे हैं तो, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को, पीएच की वैल्यू को प्लस में लेने के लिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। और यहाँ H+ आयन की जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही जो पीएच की वैल्यू है वो कम आती है, तो वो हम निकालते हैं पीएच से। और इसको नापने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच मीटर या पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो चलो हम आगे वापस चलते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा था कि इसको पोटेंशियोमेट्रिक मेथड क्यों बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बात की कि अगर हम किसी वीक एसिड या बेस को अगर हम इसमें मिला दें तो H+ आयन और मेटल आयन के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि वो लिगेंड के साथ में किस तरह से
अटैच हो, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। हाइड्रोजन आयन और मेटल आयन जब लिगेंड के साथ में रिएक्शन करेंगे और कोई सॉल्ट बनाते हैं, तो उन अगर रिएक्शंस को देखो तो कैसे होगी कि ये आपके पास में कोई लिगेंड है और हमने यहाँ पर इसके साथ में मिला दिया क्या, कोई एसिड। ये आपका बेसिक लिगेंड, इसको आप बोलते हो बेसिक लिगेंड। और यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो आपने मिलाया, और ये क्या है, ये एक वीक एसिड आपने इसमें मिला दिया। अब जब आप इसमें ये एसिड मिला दोगे तो अब ये क्या करेगा, लिगेंड के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देगा और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि जो बनने वाला ये जो सॉल्ट है ये वापस से अपने लिगेंड और H प्लस आयन में न टूटने लगे। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट जिसको आप Ka बोलते हो, ये क्या है, ये एसिड का इस लिगेंड के साथ में एसोसिएशन कितना हो रहा है। ये जो एसिड है आपका, ये लिगेंड के साथ कितना जुड़ रहा है, इसका माप लेने के लिए, मेजर करने के लिए ये एक कांस्टेंट हमने दिया। इसको हम बोलते हैं, ये जो Ka है इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने। दूसरा क्या है, दूसरी एक रिएक्शन आपकी हो रही है कि जो आपने लिगेंड लिया है, ये जो लिगेंड आपने लिया है ये किसी मेटल के साथ में पहले रिएक्शन कर रहा था, तो अब मेटल के साथ में भी इसका कंपटीशन है, तो इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा और ये मेटल के साथ में इस तरीके से ये एक सॉल्ट फॉर्म कर देगा। यहाँ पे भी ये आपका बेसिक लिगेंड और ये हमारे पास में मेटल जो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, एसिडिक मेटल ये हमने ले लिया और यहाँ पर ये अब यहाँ जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है इन दोनों के बीच में, कि मेटल और मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, इसको हम बोलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये वाला, इसके लिए एक हमारे पास में कांस्टेंट आता है Kf, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ जाती हैं। एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में ये, और एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास ये। ठीक है, और यहाँ पर Kf जो है वो, Kf क्या है, Kf को आप यहाँ पे बता सकते हो, ये है फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट इस तरह से। ठीक है, सो ये चीज अब क्या होगा, अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये जो H प्लस आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये जो मेटल आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये जो लिगेंड है यहाँ पर हो या यहाँ पर हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो देखो मैंने आपको लास्ट एक जो मेथड हमने पहले पढ़ा था, जॉब्स मेथड, उसमें भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपको H की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी, एक तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और जो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स है H लिगेंड के साथ में जब बना तो इसके साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दो चीज पे डिपेंड करता है। तो ये मान लीजिए कि एक इक्वेशन हो गई जिसमें हमने जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली। एक हमारे पास में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन, तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लीजिए कि Cm से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ मेटल की कॉन्सेंट्रेशन और जो इससे बनने वाला, जो मेटल के साथ में बनने वाला एक जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इन दो कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मेटल इसमें भी है और मेटल इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है और इस हाइड्रोजन इसमें भी है, इसलिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप इन दो टर्म को लेते हो। ऐसे ही जो लिगेंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर हम लेंगे तो उसको हम Cl बोलेंगे। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी जो लिगेंड हमने लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, दूसरा मेटल और लिगेंड के साथ में जो एक स्पीसी बनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेटल और लिगेंड के साथ में हमने यहाँ पर जो एक वीक एसिड बेस मिला दिया है, तो इन दोनों का कंपटीशन जो है, मेटल और हाइड्रोजन का कंपटीशन है, तो ये भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें भी जो है लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास में
हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, ऐसा आने के बाद अब आप क्या करोगे, अब इन तीनों इक्वेशंस को, ये जो तीन इक्वेशंस आप लोगों को मिली, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और 5, इन तीन इक्वेशंस को, लक्ष्मी बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ रखो। इन तीनों इक्वेशन को हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक एक करके इन इक्वेशंस को ले लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं जरा पहली बात करते हैं कि हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ml प्लस की, इसको कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन 5 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 हम इसको जरा ट्रीट करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन 5 से ml प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ Cl माइनस ये इस तरफ चला जाएगा लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही ये HL प्लस जो है वो भी इस तरफ चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो ये HL प्लस भी माइनस में हो गया। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आती है, इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं कि ये इक्वेशन आपकी 6 है। और आप लोगों को पहले भी मैं जैसे अभी ऊपर बताया कि CH की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो CH है, जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन की, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और HL प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए अगर आप इस तरह से इसको देखते हो तो ये जो HL अगर हम यहाँ पर निकालें तो HL की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, CH माइनस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यही हो जाएगा ना। इसको इस तरफ ले लेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 6 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं करके। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को, मान लीजिए कि इक्वेशन को यहाँ पे 7 नंबर की इक्वेशन नाम दे दिया। अब Ka की वैल्यू जो है, अगर हम देखें तो Ka की वैल्यू क्या होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी ना ऊपर कि H प्लस आयन और लिगेंड जब एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं HL प्लस, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लें Kl की, तो ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट क्या है, H प्लस आयन है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और है हमारे पास लिगेंड उसकी, तो Ka की वैल्यू डिपेंड करती है इस पर। तो Ka की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर Ka की वैल्यू लिख देते हैं। Ka जो है वो ये HL प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड L की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इससे अगर हम L की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ये L की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये HL प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन K A H प्लस, तो L की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में ये आ जाती है। इसको हम इक्वेशन 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम वापस यहाँ चलते हैं, और ये जो L की जो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ गई है, इसको हम इस इक्वेशन 6 में रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो Ml की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, ये जो लिगेंड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, और हमें चाहिए थी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास इससे आ गई इक्वेशन 8 से, और HL प्लस की जो वैल्यू है, सॉरी, वो इससे आ गई। तो इस इक्वेशन 7 से और इक्वेशन 8 से जो वैल्यू हमें मिली है, ये हम इक्वेशन 6 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 6 के अंदर हम इसको पुट करते हैं। देखो ये हमारे पास में Ml प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या है वैल्यू, Cl। ठीक है ना, तो Cl को हम एज इट इज लिख देंगे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में Cl माइनस, अब ये हमारे पास में L है, तो L की
जो वैल्यू है वो क्या है, वो एल की वैल्यू हमारे पास में ये है। तो एच एल की कौन जो वैल्यू होती है, एच एल प्लस की वैल्यू वो होती है ये। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं सी एच माइनस एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी एल की वैल्यू लिख देते, तो ये के एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब हमारे को लिखनी है एच प्लस ये एच एल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू। तो एच एल प्लस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी एच प्लस एच प्लस। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू निकाल ली, क्या, ml प्लस की। अब मान लीजिए कि अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब एल की एम प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो m प्लस है हमारे पास, ये m प्लस, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो m प्लस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसी इक्वेशन से निकाल देते हैं, इस इक्वेशन 2 से। तो क्योंकि हमें पता है कि Cm इक्वल्स टू क्या होता है, Cm इक्वल्स टू होता है कि मेटल की कॉन्सेंट्रेशन प्लस जो मेटल और लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम m प्लस की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Cm माइनस m L की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। सो इसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए कि इक्वेशन 10। ठीक है, L की वैल्यू आपको पता ही है, L की वैल्यू ये वाली होती है। ठीक है ना, तो L की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपको पता है कि क्या होती है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर, ये आ गया चेंज, तो ये आपके पास में आ गई एक इक्वेशन ये। और L की वैल्यू आपको पता ही है, मैंने यहाँ पर भी आपको बता चुका हूँ कि L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है ये। तो यहाँ पे आप बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 8 L की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू HL प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KA और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो HL प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपने यहाँ पे देखा है CH माइनस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो L की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, CH माइनस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KA H प्लस। ठीक है, सो ये हमारे पास में आ जाती है यहाँ ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बता देते हैं इक्वेशन 11। तो देखो इक्वेशन 9, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11, ये तीन इक्वेशन जो है वो आपको वो क्या वैल्यू देती हैं। यहाँ पर अगर आप देखो इसको कि इक्वेशन 9 जो है वो ml प्लस की वैल्यू दे रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को कि ml प्लस की वैल्यू हमें पता चल गई इक्वेशन 9 से। इक्वेशन 10 से हमको m प्लस की वैल्यू पता चली और इक्वेशन 11 जो है उससे हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चली। अगर यहाँ पर आप kf की वैल्यू देखो, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर स्टडी की थी शुरू में, ये जिसमें लिगेंड मेटल के साथ में जब अटैच होता है और Ml प्लस बनाता है तो ये Kf, क्योंकि Ka की वैल्यू हमने निकाल दी। Kf जो कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको निकालने के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो Kf की वैल्यू क्या होगी, या Kf इक्वल्स टू क्या होगा, Kf इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, Ml प्लस, ये Ml प्लस जो है वो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट क्या है, ये लिगेंड है और ये मेटल है। ठीक है, सो आप अपॉन
प्रोडक्ट की सॉरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है? लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दिस वन। ठीक है, सो इस तरह से KF की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाती है। और KF की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए थी Mn प्लस की वैल्यू, हमें जो लिगेंड है उसकी वैल्यू, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और जो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। और ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है वो हमें इस इक्वेशन 9, 10 और 11 से मिल जाती है। Ml प्लस की वैल्यू, मेटल प्लस की वैल्यू और लिगेंड की वैल्यू। अब हम इसको यहाँ पर रख दो कि Ml प्लस की जो भी वैल्यू हमारे पास में आई है अपॉन जो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो आई है, और लिगेंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो आई है। तो इन तीनों इक्वेशन से 9 से 10 से और 11 से इस Ml प्लस की वैल्यू, M प्लस की वैल्यू और L की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे और KF की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस तरीके से ये जब KF की वैल्यू निकल जाएगी तो यही हमारा इस एक्सपेरिमेंट को कराने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना था। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप इसका वीडियो देख लेना, मैं आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में लास्ट मेथड है, हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं ताकि हमारे आज ये मेथड्स जो हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो पूरे हो जाएं। तो हमारे पास एक और मेथड है, सिक्स्थ मेथड, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग एब्जॉर्बेंस मेथड। अब मैचिंग एब्जॉर्बेंस मेथड, इसके नाम से जैसे आप लोगों को पता चल रहा है, मैचिंग मतलब मिलाना। एब्जॉर्बेंस आपको पता ही है कि जब हम लाइट उस पर पास करते हैं तो कितनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट को, तो उससे हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। तो अगर किन्हीं दो चीजों की एब्जॉर्बेंस अगर मैच कर रही होगी, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन कंपोजिशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड है वो किसके लिए हम निकालते हैं? ये हम निकालते हैं कंपोजिशन निकालने के लिए। और इस मेथड में हम दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है ना। अब इस मेथड में हम बनाते क्या है, दो सॉल्यूशंस आप बनाएंगे। पहला जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये मेटल टू लिगेंड जो रेशियोज हैं वो इस तरीके से रखेंगे, दो कोई भी आप यहाँ पर किसी भी टाइप का दो जो सॉल्यूशंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मान लीजिए लेट्स से एक आपने जो प्रिपेयर किया है सॉल्यूशन वो है हायर कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, और दूसरा जो प्रिपेयर किया है निश्चित रूप से या तो वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो एक तो कम होगा और एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का होगा, ठीक है ना। तो दो सॉल्यूशंस आपके यहाँ पर बन गए। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि मान लो कि आपके पास में ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप पानी मिलाना शुरू करते हो या इसको डाइल्यूट करना शुरू करते हो। जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करना शुरू करोगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो चेंज होना शुरू करेगी। ठीक है, तो आपने दो सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर बना लिए, ठीक है ना। और आप लोगों को वही एक पुराना रूल जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी आनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स की आनी चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना चाहिए। जो मेटल आपने लिया है वो और जो लिगेंड आपने लिया है वो एब्जॉर्बेंस उसकी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की आनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आपने ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस आपने नापना शुरू की, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस पर ये जो मैक्सिमम पीक है वो दे देगा, ठीक है ना, ये मैक्सिमम पीक आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये एब्जॉर्बेंस है आपकी, ठीक है, और ये वेवलेंथ। अब जब ये पीक आपके पास में आ गई, अब आप क्या करोगे, इसको डाइल्यूट करना शुरू करोगे। ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन जो लिया हुआ है इसको आप डाइल्यूट करना शुरू करोगे। और तब तक आप इसको डाइल्यूट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे जब तक कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो हमारे पास में सॉल्यूशन है
उसकी पीक के जैसा एक दूसरी पीक जो है वो नहीं आ जाती। ठीक है ना, मतलब कि इसकी पीक आपने निकाली सबसे पहले और इसकी पीक, इन दोनों की पीक आपने निकाल ली। ठीक है ना, अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है तो उसको आप पानी मिला करके डाइल्यूट करोगे, अगर वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है तो उसके अंदर और सब्सटेंस मिला करके उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेकर आओगे, और तब तक लेकर के आओगे जब तक कि इन दोनों की एब्जॉर्बेंस सेम नहीं आ जाती, इन दोनों की एब्जॉर्बेंस सेम नहीं आ जाती। और जैसे ही एब्जॉर्बेंस सेम आ जाएगी उस चीज को आप नोट कर लेते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स आपने 1:1 में लिया हुआ है। ठीक है ना, 1:1 में एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। 1:1 का मतलब क्या हुआ? 1:2 का मतलब ये हुआ कि जो आपने दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हुए हैं उनका सेम रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें जो मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, अब दो दो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो यहाँ पर मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक Ml1 बना मान लेते हैं और एक Cm2 मान लेते हैं। और ऐसे ही आपके पास में दो लिगेंड हो जाएंगे, दो लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। एक की कॉन्सेंट्रेशन को आप Cl1 लिखते हो और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को आप Cl2 लिखते हो। तो आपके पास ये तो आपके पास में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपके पास में लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्या होता है, अब इनकी वैल्यू सबसे पहले आप देख लेते हो कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू एक्चुअली कितनी है। तो मान लो ये हमारे पास में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटल आयन है फर्स्ट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसको मैं अच्छा ऐसे बता देता हूँ, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि जो Cm1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी जो आपने मेटल लिया हुआ है 1 उसकी कॉन्सेंट्रेशन के, और साथ में जो मेटल के साथ में लिगेंड ने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यही तो आपने पढ़ा है। अगर अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बताओ तो आप यहाँ पे मेटल की कॉन्सेंट्रेशन इजीली बता दोगे। 1 और सॉरी ये यहाँ में प्लस होना चाहिए था, और ये वैल्यू जो है इधर की तरफ जब मूव करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी और ये हो जाएगी Ml1। तो इस तरह से ये आपके पास में M1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो दूसरी जो मेटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी आपकी Cm2 माइनस Ml2। ठीक है, ये दो आपके पास में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये वाली। अब हमें निकालनी है लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। ये लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो देखो लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए फिर वही बताऊंगा मैं आपको। तो मान लीजिए कि इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब आपके पास में है लिगेंड 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप निकालते हो लिगेंड 1 की तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी लिगेंड की और जो मेटल के साथ में जो लिगेंड बना है 1 उसकी। ठीक है ना, अब इससे जब आप लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, सॉरी इसको आप 1 भी बता दो, यहाँ पे मैंने 1 नहीं बताया है, 1। ठीक है, ओके क्या आता है, एक सेकेंड बेटा। हाँ, इसको आप 1 बता दिया, और यहाँ पर जो L1 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा Cl1 माइनस, ये इस तरफ चला जाएगा, ये Ml1। ठीक है ना, और अगर L2 की निकालोगे तो ये हो जाएगी L2 की, Cl2 माइनस Ml2। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास में आ गई 3 और ये इक्वेशन हो गई आपके पास में 4। तो इस तरह से यहाँ आपने दो इक्वेशंस जो हैं, सॉरी 4 जो इक्वेशंस हैं उसके हिसाब से दोनों लिगेंड्स और दोनों मेटल्स जो थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ पर निकाल ली। अब लेट्स से कि दोनों सब्सटेंसेस जो आपके पास में हैं उनकी एब्जॉर्बेंस सेम कब होगी, उनकी एब्जॉर्बेंस सेम जब होगी जब Ml1 की कॉन्सेंट्रेशन और Ml2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। और ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमें पता नहीं, इसे ही हम निकालेंगे।
इसी वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये एब्जॉर्बेंस सेम तब होगी एट सेम एब्जॉर्बेंस, आप यहाँ लिख सकते हो एट सेम एब्जॉर्बेंस पर क्या होगा, ml1 की कॉन्सेंट्रेशन और ml2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, ठीक है ना, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, और वो वैल्यू आपकी होगी ये, जिसे हम बोलते हैं अननोन, इसको हमें निकालना है, अननोन, ठीक है ना, ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे इस CX की वैल्यू, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि वो क्या होगा। तो देखो बीटा की वैल्यू, जो मैंने आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा बताया था, उसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, यही तो होती है। अब प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था आपके पास में ml1, रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट था आपके पास में मेटल1 और लिगेंड 1, यही था ना। तो ये हमारे पास में निकल करके आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यही सेम स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा ml2 के लिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका m2 और ये हो जाएगा आपका L2, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास में एक और यहाँ पर निकल के आ गई। आपने इसको, इस इक्वेशन को यहाँ पे नाम दे, अच्छा इस इक्वेशन को यहाँ पे आपने नाम दे दिया 5 और इस इक्वेशन को नाम दे दिया यहाँ पे उसने आपने 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बीटा, ml1 की वैल्यू कितनी है बेटा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ml1 और ml2 दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है CX, तो आप यहाँ पर लिखोगे ml1 की कॉन्सेंट्रेशन CX अपॉन, ये CX हो गया, इसकी वैल्यू तो CX हो गई, इसकी वैल्यू ये यहाँ से लिए हमने CX, और अब है हमारे पास M1 की कॉन्सेंट्रेशन और L1 की कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर M1 और L1 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी इक्वेशन 1 और 2 में, M1 और M2 दोनों की इक्वेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी, ये निकाली थी, और यहाँ पर L1 की निकाली थी। तो M1 की कॉन्सेंट्रेशन इस इक्वेशन से और L1 की कॉन्सेंट्रेशन इस इक्वेशन से आप यहाँ पर पुट कर देते हो, ये वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, ये आ जाती है आपके पास CM1 माइनस, और फिर वही ML1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वही CX, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास CX, ठीक है। अब है L1 की कॉन्सेंट्रेशन, तो L1 की वैल्यू क्या है, Cl1 माइनस ML1, ML1 की वैल्यू है CX, तो Cl1 माइनस CX, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया, तो ये हो गया आपका Cl1 माइनस CX। तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आई बीटा की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू हमने आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। अब आप क्या करोगे ये आपने ML1 के लिए लिखी हुई है, अब आप ML2 के लिए भी लिख दो इसी को, यहाँ पे ये जो ML1 के लिए लिखी है ना, ये वाली जो ML1 है इसके लिए लिख दिया आपने, लेकिन अब आप किसके लिए लिखोगे, इसके लिए, ये जो ML2 है, ये जो ML2 है इसके लिए भी लिखोगे, क्या होता है ML2 के लिए, ठीक है ना। अभी ML2 के लिए लिख दो, तो ML2 के लिए क्या हो जाएगा, ML2 की वैल्यू भी क्या होती है, CX होती है। नीचे आ जाओ, ML2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी CM2 माइनस CX, इस L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Cl2 माइनस CX, ठीक है। तो इस तरह से आ गई। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इस वैल्यू को अगर इधर लेकर के आते हो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि CM1 माइनस CX
Cl1 माइनस Cx, और ये इसके बराबर है तो हो जाएगा Cm2 माइनस Cx Cl2 माइनस Cx। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ओ सॉरी क्रॉस नहीं, इनको और सिंपलीफाइज करोगे, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका Cm1 मल्टीप्लाइड बाय Cl1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, सॉरी ये तो प्लस प्लस की थी इसलिए प्लस हो गई, ये माइनस का है तो ये वो इसके साथ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका Cm1 मल्टीप्लाइड बाय Cx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब इस, ये हमारे पास इसकी होगी बात, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका Cx मल्टीप्लाइड बाय Cl1। इसके बाद में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस Cx स्क्वायर, Cx स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपके पास में आ गई। अब नाउ सेम इसी तरह से आप इस तरफ कर लोगे। सर हाँ बेटा, सर सर, यहाँ पे प्लस भी नहीं आएगा? क्या कह रहे हो बेटा? Cx ओके ओके, हाँ हो ये जाएगा C। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस के हो जाएंगे, इसलिए आपका ये प्लस का Cx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आगे फिर आप सेम जैसे हमने इसको किया है ऐसे ही हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को लिख देंगे करके, तो मैं इसको फटाफट से लिख देता हूँ बजाय इसमें सारी चीजों को बताने के एक एक करके। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी Cm2 Cl2 माइनस Cm2 Cx माइनस Cx Cl2, और फिर यहाँ पे वही प्लस का Cx स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास, ये इक्वेशन जो है वो कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब देखो इस तरफ ये और इस तरफ, जब हम इस Cx को, जब मैं Cx को अगर इस तरफ लेकर के जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से इजीली इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको कट कर दोगे, ये वैल्यू कट हो गई और ये वैल्यू कट हो गई। जब ये वैल्यू कट हो जाएगी, एक चीज, दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये करेंगे कि जो सेम वैल्यूज हैं उनको एक तरफ आप यहाँ पे ले लेते हो, कि जैसे m गया, जैसे ये m और l की कंसंट्रेशन और m ऑल l की कंसंट्रेशन, इन दोनों को सेम साइड ले लेते हैं और बाकी mx इनको दूसरी साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो इस तरह से लिख दूंगा कि Cm1 Cl1, ये क्योंकि प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, Cm2 Cm2 और ये Cl2, और अब इस तरफ ले लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा ये Cx, एक कॉमन हो जाएगा Cx, इस वजह से मैं इसको बाहर ही लिख रहा हूँ, Cm1 Cl1 माइनस, फिर इसमें भी Cx कॉमन हो जाएगा और ये Cm2 प्लस
Cl2। सो इस तरह से होगी। अब यहाँ पर CX कॉमन है आपका, तो और आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो सेम रहेगा, CM1 डॉट Cl1 माइनस CM2 डॉट Cl2, और यहाँ पे CX जो है वो आपका कॉमन हो गया। C का O कैसे हो जाता है ये CX कॉमन हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आई दोनों का कॉमन, ठीक है ना। और इसको आप लिख सकते हो CM1 प्लस Cl1 माइनस CM2 प्लस Cl2, ठीक है। और अब CX की वैल्यू जो है उसको आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो ऐसे लिख करके। ये जो CX की वैल्यू है इसको यहाँ पर नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका CM1 Cl1 माइनस CM2 Cl2 अपॉन Cl1 माइनस CM2 प्लस Cl2। सो इस तरह से ये आप कंपोजिशन